लेकिन इस वक्त मैं आपको एक ताजा खबर बताता हूं। संजय राउत ने एक अभी एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि मराठी में उनका ट्वीट है, वो ये कह रहे हैं कि अब एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं है भाजपा को। दिल्ली ने फैसला कर लिया है, भाजपा एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, अब क्या। और टैग कर रहे हैं वो एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे से पूछ रहे हैं अब क्या, अब भाजपा आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली है, आपकी जरूरत पूरी हो गई है। और सुबह आकर उन्होंने कहा था कि चुनाव सारा फर्जीवाड़ा है। प्रदीप सिंह जी भी प्रोग्राम में आ चुके हैं। सर, संजय राउत जो कह रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई, महाराष्ट्र की जनता ने कहा शिवसेना उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं है, अब क्या? इसका जवाब पहले वो खोज लें, फिर अरे भाई शिंदे और बीजेपी के बीच में क्या होगा ये वो लोग तय करेंगे। आपको क्या परेशानी है? आपसे न पूछा जा रहा है, ना आप उसमें शामिल हैं गठबंधन में। आप गठबंधन में शामिल होते, ये पूछते तो बात बनती। तो आपको तो जो है इस लायक भी नहीं छोड़ा कि नेता प्रतिपक्ष बना सके। तो इसलिए ये सब खिसियाट है, ये जो है लड़ाई लगाने की, मतभेद पैदा करने की, एकनाथ शिंदे को नीचा दिखाने की, ये सब कोशिश है। अपने गठबंधन में नंबर 1 पार्टी है सर उद्धव ठाकरे। क्या बात है। देखिए ऐसा नंबर 1 मुबारक हो उनको। वो कंगना रनौत का आप बयान याद कीजिए, आज मेरा घर टूटा है, एक दिन उद्धव ठाकरे का घमंड टूटेगा। आज घमंड टूट गया, बिल्कुल टूट गया। देखिए कहाँ वो अपने को समझ रहे थे कि बाला साहब ठाकरे के समकक्ष हैं, उनसे कम हैसियत नहीं है उनकी। तो आज कहाँ खड़े हैं आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री बनना था उनको, मुख्यमंत्री की नेता प्रतिपक्ष नहीं बना सकते, एक राज्यसभा की सीट नहीं ले सकते, तो किस हालत में है? तो उनको तो सोचना पड़ेगा कि राजनीति में रहें या रिटायर हो जाएं। लेकिन मैं संजय राउत ने जो बात कही है उनकी मंशा भी हम समझते हैं। सवाल तो है, लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस रिजल्ट के बाद कौन पार्टी बनाना चाहेगी किसी दूसरी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री? दुनिया में कोई पार्टी है क्या ऐसी कि इतनी सीटें लाने के बाद, मतलब भारतीय जनता पार्टी आज चाहे तय कर ले तो अकेले अपनी सरकार बना सकती है। अच्छा, ऐसी स्थिति में लेकिन पूरे गठबंधन को साथ लेकर चलना है, इसलिए शिंदे भी होंगे, अजीत पवार भी होंगे। आप याद कीजिए 2019 303 सीट आने के बाद भी किसी एलआई को यह नहीं कहा नरेंद्र मोदी ने कि आपके यहां से हम किसी को मंत्री नहीं बनाएंगे। सबका कोटा तय कर दिया जो सांसदों की संख्या थी उसके आधार पर, लेकिन यह नहीं कहा कि हमारा तो अकेले बहुमत आ गया, आपकी क्या जरूरत, आप क्या कर रहे हैं। तो आप गठबंधन जब बनाते हैं तो सबको साथ लेकर चलने की आपकी जो है वो इच्छा भी होनी चाहिए और ये आपकी मंशा भी होनी चाहिए। अब तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा आप कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो और वो नाम देवेंद्र फडणवीस ही है। हाँ बिल्कुल, और कोई मतलब यहां कोई रैंडम पिक नहीं हो सकता। हमने कई राज्यों में देखा, हाँ, जहां पर जिसको चाहा केंद्रीय नेतृत्व ने उसको कमान दे दी। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा। नहीं, दूसरे राज्यों से अगर आप तुलना कर रहे हैं तो वहां की परिस्थिति देखिए। क्या कोई ऐसा मुख्यमंत्री था जो 5 साल लगातार मुख्यमंत्री रहा और फिर जिता कर लाया पार्टी को या गठबंधन को? शिवराज सिंह चौहान एक अपवाद है। शिवराज सिंह चौहान भी नहीं है महाराष्ट्र में। नहीं, बीच में जो है कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे 1.5-2 साल। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ना आए होते तो नहीं बन पाते वो मुख्यमंत्री। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी की खातिर त्याग किया, मुख्यमंत्री से जो है डिप्टी सीएम बनने को पार्टी के कहने पर तैयार हो गए। और 2 चुनाव जिताया। कौन ऐसा होता है? 2 चुनाव जिताया। 2 चुनाव जिताया, 19 का जिताया, फिर 24 का जिताया। बल्कि सौरभ, अगर उद्धव ठाकरे 19 में उन्होंने अपना महत्वाकांक्षा ना पकड़ी होती, आज 10 साल के मुख्यमंत्री होते देवेंद्र फडणवीस भाजपा के, वो भी महाराष्ट्र में, जहां उनकी कभी सरकार नहीं रही। तीसरे चौथे नंबर की पार्टी हुआ करती थी। उससे एक तरह से 14, 19, 24 तीनों देवेंद्र फडणवीस ने जितवाए हैं जी। सुबह तक तो संजय राउत कह रहे थे कि ये रिजल्ट बोगस है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जनता का नहीं है, ये तो जनता का वोट नहीं है, चोरी का वोट है, उन्होंने कहा था। अब उनको एकनाथ शिंदे की चिंता हो रही है। ये तो अब जैसे कि प्रदीप जी कह रहे हैं कि वो अपनी एक तरह से भड़ास निकाल रहे हैं, या उनको चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, या नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर अंदरूनी झगड़े लगाने का प्रयास कर रहे हैं, शिवसैनिकों में एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। अब वो यही कहेंगे ना कि देखो बीजेपी कैसी है, अपनी सहयोगी दलों को जो है उनका इस्तेमाल कर लेती है, फिर उनको साइडलाइन कर देती है, दूर कर देती है। अब यही नैरेटिव पर वो खेलेंगे। लेकिन बीजेपी और उनके नेता ये कह रहे हैं कि उनको
पहले जो है देवेंद्र फडणवीस को कह रहे कि चुनाव को ईवीएम को ठिकरा फोड़ने की बजाय उनको आत्मपरीक्षण करना चाहिए और सही क्या चीजें हैं वो उनको देखनी चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी ने सही कहा कि उनको क्या अधिकार है कि अब वो जिस अलायंस में नहीं उन पर वो बात करे और अब अधिकार तो हम जितना मान लें उतना है। संजय राउत जी तो ट्रंप पर भी बोल सकते हैं। वो तो दुनिया की किसी भी विषय पे बोल सकते हैं। सर लेकिन एक बात है, मतलब मुझे हमेशा ये लगता है कि नेताओं को हकीकत पता होती है हर इलेक्शन में, जनता के बीच में क्या चल रहा है। नेता को ये अगर ये मालूम नहीं है तो फिर क्या मतलब, आप तो आपका काम ही है पब्लिक की नब्ज को समझना। कोई हवा नहीं होगी शरद पवार जैसे नेता को, उद्धव ठाकरे को, कि क्या है ग्राउंड पर हकीकत। भाई उनको तो हवा होनी चाहिए थी लोकसभा चुनाव के नतीजे से ही। 0.6% का वोट डिफरेंस था दोनों पार्टियों में, दोनों गठबंधनों में। तो किधर है हवा? और उसके बाद बीजेपी ने जो कोर्स करेक्शन किया, कांग्रेस पार्टी जो है हरियाणा के बाद लगी रही ईवीएम पर और बीजेपी जमीन पर काम करती रही। और शरद पवार को लगता रहा कि अब तो हमने अजीत पवार को निपटा दिया है, अब तो हमको कोई रोक नहीं सकता, हम जो है मराठाओं के एक छत्र नेता हैं, चाणक्य हैं हम महाराष्ट्र की राजनीति के। तो हमने जो है अजीत पवार की पत्नी को बारामती में हरा दिया, तो अब हमको कौन रोक सकता है। तो ये जब नेता के मन में अहंकार आ जाता है तो पार्टी छोड़िए, मतदाता पसंद नहीं करता, किसी पार्टी का नेता हो। मतदाता एक बात जो अपने नेता में बिल्कुल नहीं चाहता वो है अहंकार। चाहे जितना बड़ा नेता हो छोटा नेता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अहंकार जो है वो मतदाता को नहीं पसंद आता, वो तुरंत उसका जवाब देता है और इतिहास भरा पड़ा है इसका। तो इसलिए जो है शरद पवार और मतलब पूरा महाविकास आघाड़ी जो है उसके नेताओं को लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लगने लगा कि अब तो हम अनंत काल के लिए महाराष्ट्र की राजनीति पर नंबर 1 हो गए हैं, हमको कोई हरा नहीं सकता, हमको कोई हटा नहीं सकता। तो जनता ने बताया कि हम तय करते हैं कौन आएगा कौन जाएगा, नेता नहीं तय करते हैं, और जनता ने अपना जनादेश दे दिया। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया तो बहुत लोग ये कहने वाले हैं कि लड़की बहन योजना जो महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा था उसकी वजह से बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिल गई है। वो तो खुद देवेंद्र फडणवीस वो कह रहे हैं कि संतों के आशीर्वाद से देश चला संतों के साथ, अब होगी ताकत के बाद नारा वो लगा रहे हैं। तो वो अभी भी अपनी उस हिंदुत्ववादी एजेंडे को याद कर रहे हैं। आपके लिहाज से सबसे बड़ा कारगर जो काम किया वो क्या मुद्दा था? वो फोकस्ड कैंपेन और अपनी विचारधारा के प्रति अपोलोजेटिक न होना, पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश न करना, जो अजीत पवार ने किया। हालांकि वो दूसरे विचारधारा से आए थे, तो वो जिस विचारधारा से आए थे उसके अनुसार बोल रहे थे। लेकिन आप देवेंद्र फडणवीस का पूरा कैंपेन देखिए और 5 साल का उनका मुख्यमंत्री का काल देखिए। सत्ता में थे तब भी, विपक्ष में थे तब भी, नंबर 2 बना दिया गया तब भी। वैचारिक विचलन आपको देवेंद्र फडणवीस में दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल अडिग रहे जिस रास्ते पे चल रहे। अभी इंटरव्यू में भी बोल रहे थे भाई जनसंघ के समय से हमारा हिंदुत्व तो यही है। बोल रहे हम कहेंगे औरंगजेब की औलाद, बिल्कुल औरंगजेब की मजार पर जाएगा वो औरंगजेब की औलाद कहते रहे। मतलब ऐसा तो है नहीं कि इस चुनाव में बोल दिया और इससे पहले औरंगजेब की मजार पर जो है चादर चढ़ाने जाते थे। अगर पहले ऐसा करते रहे होते और अब ये कहते, तब ये सवाल उठता कि भाई ये क्या है। लेकिन स्टैंड कंसिस्टेंट है और एक जैसा है। देखिए बहुत लोग ये भी कहते थे कि भाई विदर्भ के किसान को जिसको अपना मूंगफली का दाम चाहिए, कपास का दाम चाहिए, उसको कटोगे बटोगे से, वोट जिहाद से, औरंगजेब की औलाद से क्या लेना देना। तो ऐसा तो नहीं है कि हर मतदाता के लिए एक मुद्दा काम कर जाता है। बीजेपी को तो हर क्षेत्र के अंदर वोट मिला है। देखिए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को 5 साल देखा है, फिर उनको और शिंदे जी को 2.5 साल देखा है। देखिए वादा करना और करना बीजेपी के साथ ही देखा गया, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह, जो वादा किया है उसको मेटिकुलसली निभाया। चाहे उनके कल्चरल जो मुद्दे हो, राम मंदिर से लेकर 370, चाहे उनकी डीबीटी हो, चाहे सड़क बनाना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट करना हो। तो वादा करना आसान नहीं है, मतलब वादा करना आसान है, लेकिन उसको निभाना बीजेपी ने निभाया अपने हर स्टेट में। तो वो जनता देखती है आजकल 24/7 मीडिया में। विदर्भ में एक बात उन्होंने की थी, वो उन्होंने देखिए चुनाव से पहले जो छोटे छोटे जो जातियां होती है जो ओबीसी में जिनका समावेश नहीं था, उन छोटी छोटी जातियों को ओबीसी का स्टेटस उन्होंने दिया था। तो ओबीसी के जो छोटे छोटे पॉकेट्स थे विदर्भ में खास तौर पर, वो उससे उनके साथ जुड़ गए। तो शरद पवार ये हमेशा राजनीति करते रहे। शरद पवार
शरद पवार की वो नीति, वो चाल को उन्होंने वहां पर विदर्भ में, और उसका फायदा पूरे महाराष्ट्र में हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि, लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट उसका विदर्भ में भी हुआ और उत्तर महाराष्ट्र में भी हुआ। 28% मराठा वोटर है या मराठा पॉपुलेशन है, 34% ओबीसी पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में। ये ओबीसी वर्सेस मराठा, इसमें ओबीसी बीजेपी के पक्ष में आ गया और वोट किया। आप वो वोट समझ रहे हैं बीजेपी को मिला या मराठा वोट भी मिला, ओबीसी वोट भी मिला? उन्होंने सभी को साधा, उन्होंने ओबीसी को भी साधा। ओबीसी जो हट जा रहा था, क्योंकि ओबीसी मराठा जब आरक्षण का इश्यू हुआ, जब शिंदे ने सर्टिफिकेट देने शुरू कर दिए तो ओबीसी नाराज हो गए। ओबीसी कह रहे कि हमारे सर्टिफिकेट आप कैसे दे रहे, इसका मतलब तो आप हमारा आरक्षण ही दे रहे हैं ना एक तरह से। तो ओबीसी जो है लोकसभा में कहीं ना कहीं नाराज हो गया था बीजेपी से भी, और वो उनका खामियाजा उनको विदर्भ में झेलना पड़ा। कुणबी सर्टिफिकेट बांट रहे थे, कुणबी सर्टिफिकेट। तो जो जातियां थी ओबीसी की, कुणबी में 8 से 9 जातियां छोटी छोटी, उनको उन्होंने ओबीसी में उनका समावेशन कर दिया। तो वहां पर उनको एक साथ जोड़ा, यानी कि कुणबी को जोड़ा, ओबीसी को जो है साथ में रखा। और दूसरी तरफ मराठा का जो फैक्टर था उसको कम करने के लिए एकनाथ शिंदे को लीड दे दी वहां पर। और हमने देखा कि पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता, मराठा नेता हार रहे हैं। बीड़ में धनंजय मुंडे जैसे मराठा नेता, जिनकी बहन पंकजा मुंडे, वो सीट बहुत तगड़ी सीट थी, वो पंकजा कभी हार नहीं रही थी वो सीट, लेकिन कम वोटों से हार गई, क्योंकि वहां पर मराठा वर्सेस ओबीसी हुआ था। इस बार मराठवाड़ा में मराठा वर्सेस ओबीसी भी नहीं होने दिया, मराठा का भी वोट लिया, ओबीसी का भी वोट लिया, दलितों का भी वोट लिया। जिस तरह से वो नारा था उनका संविधान बदलने का, उसकी तोड़ भी उन्होंने निकाली वहां पर। जिस तरह से बयान आए थे राहुल गांधी का विदेश का, और नाना पटोले ने इसके बाद बयान दिया, वो उनके ऊपर उन्होंने यूज कर दिया था। आप ले ही आए राहुल गांधी को बीच में। राहुल गांधी के लिए सर क्या है मैसेज? मैसेज है कि अपनी राजनीति बदलिए। ये जो आप राजनीति, ये जो आप मुद्दे उठाते हैं, इसमें एक आध बार हम जो है भ्रम में पड़ सकते हैं, बार बार ऐसा होगा ये नहीं होने वाला। तो आपके मुद्दों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, तो आप मुद्दे ऐसे उठाइए। आरक्षण का एक मुद्दा ऐसा था जो बड़ा संवेदनशील मुद्दा है, उस पर लोगों का विचलित हो जाना समझ में आता है, और जब दूसरी तरफ से उसकी काट में कुछ न कहा जा रहा हो तब और ज़्यादा असर हो जाता है। वही लोकसभा चुनाव में हुआ, लेकिन वो भी इतना बड़ा असर नहीं हुआ जितना रिजल्ट में मतलब सीटों में दिखाई देता है। वोट शेयर के लिए हिसाब से देखें तो लगभग बराबरी पर दोनों गठबंधन है। बिल्कुल। तो इसलिए जो है पॉपुलैरिटी एकदम से ऐसा नहीं है कि महायुति की गिर गई और एमवीए की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन जो सीट में कन्वर्जन हुआ उससे लगता है कि बहुत बड़ा अंतर हुआ, जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है एमवीए की हो गई और महायुति तो बिल्कुल डूब गई। वास्तविकता ऐसी नहीं थी। बीजेपी को जितना कोर्स करेक्शन और जो करना चाहिए था वो सब उसने किया। मैंने इसलिए आपसे पूछा कि बीजेपी ने तो कर लिया कोर्स करेक्शन, राहुल गांधी को जो कोर्स करेक्शन करना है उसकी उम्मीद आपको दिखी? क्योंकि वो अभी भी अडानी हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तब करेंगे जब आप मानेंगे कि हम गलत थे। पहले रोग की पहचान करेंगे तब तो उसका इलाज करेंगे। 15 सीट पर भी नहीं मानेंगे तो ना बिल्कुल नहीं मानेंगे। जब वो 42-43 सीट पर नहीं माने लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में जो है 2 सीट पर नहीं माने, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में 15 सीट पे मान जाएंगे? अगर वो मान जाएंगे तो फिर उनके पास मुद्दा क्या बचेगा? समस्या ये है। अब हिंदू कर नहीं पाएंगे, सवाल ही नहीं। कौन सुनेगा? अगर करना चाहे भी तो कौन सुनेगा? कांग्रेस का पतन ही इसी से शुरू हुआ, 2 नावों की सवारी से। जब राजीव गांधी ने शाहबानो मामले में जो है मौलानाओं की मानी, उसके बाद फिर जो है हिंदुओं के दबाव में शिलान्यास करा दिया, सोचा दोनों वोट मिल जाएंगे, दोनों चले गए। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस ने मौलानाओं की लिखित शर्तें मानी। तो आपको कोई एक स्टैंड लेना तो ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मौलानाओं से जो वोट मिलेगा उसी से हम सरकार बना लेंगे, सत्ता में रहेंगे, तो ठीक है, आपको मुबारक हो। फिर लोगों ने बता दिया कि भाई आप जिनके साथ हैं उनका वोट ले लीजिए, बड़ी अच्छी बात है, हमारा वोट तो आपको नहीं मिलेगा, और नतीजा सामने है। ये टीवी पर आकर के जितने मौलानाओं ने महाविकास अघाड़ी, कांग्रेस, सब बाकी पार्टनर्स को वोट देने के लिए अपीलें जारी की, जिस तरीके से अबू आजमी वो मौलाना के साथ बैठ करके, मुफ्ती इस्माइल शायद ना उनके बगल में, 5 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, वोट बढ़ जाएगा, वहां दूसरी तरफ जो है केवल एक हिंदू कैंडिडेट है। इस किस्म की पब्लिक जो अपीलें हुई, उसका नुकसान हुआ उल्टा महाविकास अघाड़ी? बहुत ज्यादा। लोगों को 1946 याद आ गया
लोगों को मुस्लिम लीग याद आ गई कि उसकी क्या डिमांड्स होती थी, उस समय क्या माहौल था और उसका नतीजा क्या हुआ। जाहिर है कि जो है महायुति ने इसको अपनी ओर से बताने की भी कोशिश की, याद दिलाने की कोशिश की। संघ ने जो है सजग रहो की रैलियां निकाली, कार्यक्रम किए और बड़ी संख्या में कार्यक्रम किए। अपने 65 संगठन उतार दिए महाराष्ट्र में, सब लगे हुए थे। 60,000 से कोई 60,000 कह रहा है, कोई 66,000 कह रहा है। ये इतनी सभाएं की गई। जी। तो उसका असर ना हो, ये कैसे हो सकता है? देखिए, संगठन की ताकत बहुत होती है और संगठन की ताकत के साथ जब नैरेटिव आपके साथ हो और साथ में नेतृत्व हो, तो जब ये तीन मिलते हैं तो ये इतना डेडली कॉम्बिनेशन है कि इसके सामने किसी का टिकना बड़ा मुश्किल है। और उन मांगों में दो ऐसी मांगी थी सौरभ, कि जिसमें जो महाराष्ट्र में हम पिछले दिनों देखा, जो कुछ दंगा फसाद हुई अलग अलग शहरों में, अकोला से लेकर औरंगाबाद में हुआ, नासिक के कुछ जिलों में हुआ, जलगांव में हुआ था, तो दंगों के आरोपियों को हम छोड़ देंगे, रिहा कर देंगे, ये मुद्दा फडणवीस ने प्रमुखता से उठाया था। और उसमें एक मांग थी कि आरएसएस के ऊपर पाबंदी, आरएसएस को बैन किया जाए। तो इस बात से आरएसएस का जो कैडर है वो दुगनी ऊर्जा से काम में लगा, साधु संतों का कैडर है वो दुगनी ऊर्जा से काम में लगा। ये काफी जो है कांग्रेस को लगा ना, ये कर्नाटक में हमारे काम आ चुका है। वहां बजरंग दल को बैन करने की बात हुई थी, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो भाई मातृ संगठन जो है उसको बैन करने की, आरएसएस को बैन करो। कांग्रेस ने कहा लो भाई ठीक है, कर देंगे, हमारे कहने में क्या जा रहा है। इसको प्रदीप जी बार बार कहते हैं कि उनका 100वां साल आने वाला है अगले बार, और नागपुर से वो स्टार्ट हुए हैं, उनको वहीं पे बैन करने की बात कहोगे। मैं प्रदीप जी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। आज देवेंद्र फडणवीस ने जब अपना भाषण दिया जीत के बाद, उसमें अपने भाषण के बाद योगी आदित्यनाथ को बिल्कुल साफ मेंशन करके धन्यवाद दिया, उसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा अमूमन नहीं होता है। नहीं, आप देखिए, जब उन्होंने नारा ये दिया महाराष्ट्र में जाके, उसके बाद से पार्टी के अंदर से भी कुछ जो है विरोध के स्वर उठे, उसका भी जवाब जो है देवेंद्र फडणवीस ने दिया। और देवेंद्र फडणवीस के अपने भाषण देख लीजिए, तो योगी जी और देवेंद्र फडणवीस दोनों को आप देखें तो वैचारिक रूप से एक ही धरातल पर खड़े नजर आएंगे। तो इसलिए उनका नाम लेना तो उनके लिए जरूरी था, और उस नारे का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री को भी उसी नारे की तर्ज पर नारा देना पड़ा, एक हैं तो सेफ हैं। तो ये पूरे देवेंद्र फडणवीस जमीन के नेता हैं, उनको मालूम है जमीन पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किस नारे से फायदा हुआ, किससे फायदा नहीं हुआ, किस नेता की रैलियों से फायदा हुआ, किसके रैलियों से फायदा नहीं हुआ। ये सब आकलन, ये सारा कुछ इनपुट उनके पास रहा होगा, निश्चित रूप से उसी आधार पर बोले हैं। और उसका फायदा भी हुआ। देखिए, नाला सोपारा की सीट जो बाहुबली हितेंद्र ठाकुर जिन्हें कहा जाता है विनोद तगड़े को घेरे रखा, जहां कैश कांड हुआ जिस सीट पर, दोनों बाप बेटे की सीट वहां पर हार गई और बीजेपी वो सीट जीती। वहां पर योगी जी ने सभा की थी। उसकी बगल वाली सीट मीरा रोड भाईंदर वाली सीट, वहां पर भी बीजेपी के कैंडिडेट जो है वो जीत रहे चुनाव। वाशी में उन्होंने सभा की थी, वहां पर भी बीजेपी जीत रही है। यानी कि सीधे सीधे इतनी सीटों पर तो इम्पैक्ट हुआ है। देखिए, हरियाणा से शुरू हुआ था, बटोगे कटोगे, पहली बार हरियाणा में नारा लगा था, और वहां भी योगी आदित्यनाथ जहां जहां गए थे वहां बीजेपी को कामयाबी मिली है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, खैर आप ये नहीं कह सकते कि यहीं उनका ही प्रभाव हुआ होगा। यहाँ क्रेडिट जो नाम लेकर क्रेडिट दे रहे थे योगी आदित्यनाथ को देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने पहले महाराष्ट्र की बात की, बाद में उन्होंने उपचुनाव की बात की। मतलब तो तार जुड़े हुए हैं बीजेपी में। हाँ, एक नई लीडरशिप डेवलप हो रही है। सेकेंड जनरेशन लीडरशिप जो है वो मजबूती से उभर रही है। अलग अलग राज्यों में देख लीजिए आप, तो अलग अलग राज्यों में आपको इस तरह की लीडरशिप उभरती हुई दिखाई देगी। मुझे तो दिख रहा है जो अटल जी आडवाणी जी के समय में, एक समय 1984 के बाद जिस तरह से पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए नई लीडरशिप को आगे ले आए थे, वही कार्यक्रम चल रहा है। तो ये जो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, राज्यों में आपके पास राज्य में नेता नहीं होगा तो चुनाव जीतना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। झारखंड उसका उदाहरण है। आपके पास नेता नहीं था, आपके पास नैरेटिव था। चुनाव लड़ाने के लिए आपको बाहर से नेता लाने पड़े। बाहर से नेता लाने पड़े, लेकिन आपके पास महाराष्ट्र में था, आपके पास हरियाणा में था, तो नतीजा देख लीजिए। तो आपके पास नेतृत्व होगा, नैरेटिव होगा और संगठन साथ में जुड़ जाएगा, तो फिर आपके लिए सफलता आसान हो जाएगी। गारंटी तो किसी चीज की कभी नहीं होती है, लेकिन आसान हो जाती है। आपके लिए लड़ाई लड़ना आसान हो जाता है, जीतना भी आसान हो जाता है। उद्धव ठाकरे की घर वापसी की अब कोई उम्मीद? मेरे सवाल ही नहीं। पहले तो आप तो पहले से कहते आ रहे नहीं है, लेकिन अब व्हेन रियलिटी डॉन्स कि भाई सब चला गया मेरा, तो रियलिटी डॉन्स किसके ऊपर? उद्धव ठाकरे मानेंगे क्या कि हमसे गलती हो गई?
हम माफी मांगते हैं, हमको ये इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए था। अब उनके पास ऑप्शन क्या है? 5 साल नहीं तो बेटे को विधायक बना लिया, इसके अलावा क्या किया? अब वो मातोश्री बंगला रखें अपना और उसी में रहें। देखिए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का पुत्र जब जनाब उद्धव ठाकरे हो जाएगा तो उसके पास और कुछ नहीं बचेगा। अब उसका तीर कमान भी चला गया, पार्टी भी चली गई, अब तो विरासत भी चली गई। अब पता भी लग गया कौन असली जिसको प्रदीप जी कहा भी करते थे कि अब तो असली शिवसेना है, पता भी लग गई। उनके लिए सबसे बड़ा घाव वही है। वही उसे कह रहे थे संजय राउत, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, 60 चीजें कैसे चलेंगी, वो अविश्वास ज्यादा था उसमें। और शिंदे ने बोला भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गद्दारी की शुरुआत तो उद्धव ठाकरे ने की थी। 2019 में मैंडेट तो बीजेपी शिवसेना को दिया था। अगर उद्धव ठाकरे अलग रास्ता नहीं अपनाते तो ये सरकार कंटिन्यू होती थी। तीसरी बार ये सरकार फिर से चुनकर आती थी शिवसेना बीजेपी की। लेकिन एकनाथ शिंदे अब कह रहे कि मैं गद्दार नहीं हूँ, गद्दारी की शुरुआत तो उद्धव ठाकरे ने की थी और जनता ने साबित कर दिया। बहुत सारे साम्राज्य महाराजाओं राजाओं के जो है ढहे हैं कि राजाओं के जो आसपास के सिपह वो थे, सलाहकार थे, वो उनके कान भरते थे। उद्धव ठाकरे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ क्या? नहीं, दोनों चीजें हुई। सलाहकार भी उनके ऐसे थे और ऐसे लोगों की सलाह मानते थे वो, मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये तो नहीं कह सकते हम कि जो उनके पास दिमाग नहीं है, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते थे, ये तो दिखाई दे रहा है। अगर करते होते तो उनको समझ में आता कि उनके पिता की लीगेसी क्या है, विरासत क्या है, किस राजनीति को लेकर वो सार्वजनिक जीवन में आए थे और किस पर वो अपनी अंतिम सांस तक डटे रहे। उनको जो है मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया, लेकिन उन्होंने रास्ता नहीं बदला। तो सर एक ब्रेक का वक्त हो जाए, आपका कमेंट काट रहा हूं, लेकिन मुझे शरद पवार जी पर एक शॉर्ट कमेंट आपका चाहिए। एंड ऑफ शरद पवार पॉलिटिक्स। बिल्कुल, देखिए उनका स्वास्थ्य और उसके अलावा उनकी उम्र दोनों साथ नहीं दे रही। शरद पवार अगर आज जो है 10-15 साल कम उम्र के होते तो मैं कहता कि नहीं, ऐसा कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन अब उनके लिए जो है इस स्थिति से निकलना उबरना बहुत मुश्किल, लगभग असंभव जैसा।